अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे बेटा हमने अपनी लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी डी ग्लूकोस और एल ग्लूकोस, वहाँ पर आके आपके मोनोसैकेराइड्स का कॉन्सेप्ट एंड हो गया। पाइनोरेस के बारे में हम बात करेंगे, कुछ जो है आगे देखेंगे उसके अंदर हम। बट द थिंग इज, सबसे पहले बात कर लेते हैं ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। देखो ओलिगो क्या था, मोनोसैकेराइड्स मतलब एक शुगर का पार्ट था, सिंगल यूनिट ऑफ अ शुगर था। ओलिगो में एक से ज्यादा लेकिन 10 से कम थे, और पॉलीसेकेराइड्स में 10 से ज्यादा थे। तो बताया जा रहा है मोर देन 1 एंड लेस देन 10 मोनोसेकेराइड्स ज्वाइन टू फॉर्म ओलिगोसेकेराइड। ऑन हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स मोनोसेकेराइड्स। अच्छा, बिल्कुल जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, उसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट किया था। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मैंने आपको इनके बारे में बताया था, बस थोड़ा सा और इन डीप डिफाइन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी के साथ वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, तो उसको समझने के लिए आपको इन पे थोड़ा सा जहन लगाना पड़ेगा। कह रहे हैं मोर देन 1 एंड लेस देन 10 मोनोसेकेराइड्स ज्वाइन टू फॉर्म ओलिगोसेकेराइड। एक से ज्यादा, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं, सारे हेक्सोस आपस में जुड़ते हैं, और वो जुड़ने के बाद एक ओलिगोसेकेराइड जनरेट करते हैं। अच्छा, ऑन हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स मोनोसेकेराइड्स। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, वाटर की मदद से हम किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसे हाइड्रोलाइसिस का नाम देते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस से अगर इसे गुजारा जाएगा तो ये मोनोसेकेराइड्स जनरेट करता है। अच्छा, ओलिगोसेकेराइड के अंदर ही एक तरह के सेकेराइड्स होते हैं जिन्हें नाम दिया जाता है डाइसेकेराइड्स। डाई मतलब 2, यानी कि उसके अंदर 2 मोनोसेकेराइड्स जुड़े होते हैं, तो वो एक ओलिगोसेकेराइड बन रहा होता है। जैसे कि हमारे पास सक्रोज है। सक्रोज क्या होता है, नॉर्मली हम इसे जानते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर एज अ नेम ऑफ शुगर। सबसे ज्यादा कॉमनली जो पाया जाता है और कॉमनली आपको मिलता है वो आपके पास है सक्रोज। बात समझ है? अच्छा, सक्रोज जो है वो 2 मोनोसेकेराइड्स को मिलाकर एक सब्सटेंस, एक ओलिगोसेकेराइड बना होता है। आप देख रहे हैं फॉर्मूला C12H22O11, जैसे आप शुगर कहते हैं नॉर्मली, जो आप शुगर केन से हासिल करते हैं। इसे आपने हाइड्रोलाइसिस से गुजारा है, मैं यहां मेंशन कर दूं हाइड्रोलाइसिस को। हाइड्रोलाइसिस से गुजारा तो आपके पास 2 मोनोसेकेराइड जनरेट हो गए, 2 हेक्सोस जनरेट होगा। देखा आपने इस वक्त 2 हेक्सोस जनरेट हो गए, एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। देखने में दोनों के फॉर्मूला सेम है, C6H12O6 C6H12O6, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा अलग हैं, इनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है। आपको याद होगा हम जब पढ़ रहे थे मोनोसेकेराइड्स, तो मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दरमियान डिफरेंस बताया था। दोनों पॉलीहाइड्रोक्सी हैं, दोनों पॉलीहाइड्रोक्सी हैं, लेकिन साथ साथ एक आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है और एक आपके पास कीटोन ग्रुप कंटेन करता है। इसी वजह से इन दोनों में डिफरेंसेस हैं, बट द थिंग इज कि इनका केमिकल फॉर्मूला सेम है, C6H12O6 C6H12O6। तो आसान अल्फाज में कहूं तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स भी कहला सकते हैं। आगे चलते हैं पॉलीसेकेराइड्स की जानिब। पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है? देखो भाई, पॉली का लफ्ज होता है, पॉली का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम बहुत सारी तादाद के लिए। इट मींस दैट फॉर वी आर कंसीडरिंग अ वर्ड पॉली फॉर थाउजेंड्स और मिलियंस। तो कह रहे हैं दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ सिंपल मोनोसेकेराइड्स। आपने पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट पॉलीमर्स का, मोनोमर्स होते हैं और पॉलीमर्स होते हैं। मोनोमर्स मतलब मोनो मींस एक, मर्स मीन पार्ट, तो मोनोमर एक टुकड़ा, पॉली मींस बहुत सारे, मर्स मीन पार्ट, पॉलीमर मतलब बहुत सारे टुकड़े। बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ जाते हैं और एक पॉलीमर बनता है। इसी तरह से बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स जुड़ते हैं, तब जाकर एक पॉलीसेकेराइड तैयार होता है। कहा जा रहा है दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ सिंपल मोनोसेकेराइड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स मोर देन 10 हेक्सोस शुगर्स। शुगर से मुराद क्या है? मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि जब भी मैं शुगर कहूंगा तो आप समझ जाएंगे सेकेराइड्स, और जब सेकेराइड्स कहूं तो इट मींस कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जा रही है। तो बताया ये जा रहा है कि यहां पर आपके पास जो पॉलीमर्स हैं उनमें मोनोसेकेराइड्स बहुत सारे जुड़े होते हैं इस पॉलीसेकेराइड में, जो कि हाइड्रोलाइसिस पर 10 से ज्यादा, देखो 10 की तादाद थी ओलिगो तक के अंदर, 10 से ज्यादा हेक्सोस शुगर्स प्रोवाइड करते हैं पॉलीसेकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। 10 के अंदर अंदर प्रोवाइड करेंगे ओलिगोसेकेराइड्स आपके पास। एग्जाम्पल इसकी है ग्लाइकोजन। तो मेरे ख्याल में यहां तक आपको बात समझ में आएगी। इस वीडियो को एक लम्हे के लिए पॉज कीजिएगा, यहां तक कॉपी डाउन कर लीजिएगा। इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के ऊपर। अच्छा बेटा, अब हम अपने पास देख रहे हैं एक डेफिनेशन की हेडिंग डली हुई है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज।
लेकिन मैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पर बात करने से पहले कुछ ये बताऊं, हमने देखा अभी डाइसैकेराइड्स के बारे में, हमने देखा पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, हमने देखा ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में। हमने कहा कि एक मोनोसैकेराइड होता है वो दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो वो लिंक है, दे आर लिंक्ड टुगेदर, दे आर लिंक्ड विद ईच अदर। तो हाउ दे आर लिंक्ड, वो कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ? देयर मस्ट बी अ लिंकेज, उनके दरमियान कोई ऐसा बॉन्ड है या उनके दरमियान कोई ऐसी चीज है जिसने उन्हें जोड़े रखा हुआ है, मजबूती के साथ पकड़ कर रखा हुआ है। तो उसके अंदर सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमें डाइसैकेराइड्स के अंदर मिलते हैं, उनके स्ट्रक्चर नॉर्मली हमारे बोर्ड पर आ सकते हैं। बाकी ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर अगर हम बात करेंगे या पॉलीसैकेराइड्स तो बहुत जाइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो डाइसैकेराइड्स के अंदर जैसे मैंने अभी आपको सक्रोज की एग्जांपल दी थी, उसी तरह से हमारे पास एक एग्जांपल है माल्टोज की, जिसे हमने बोर्ड पर बनाया हुआ है। पहले जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं वो लिंकेज की क्या है। इन डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर। देखो ये एक पूरा जो स्ट्रक्चर आपके सामने, ये डाइसैकेराइड है, सही है। एक डाइसैकेराइड है जिसका नाम है माल्टोज, सही। अब ये डाइसैकेराइड के अंदर दो मोनोसैकेराइड जुड़े हुए, ये एक मोनोसैकेराइड, ये एक मोनोसैकेराइड, दो डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़े हुए हैं। दे आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू द ऑक्सीजन एटम। और वो जुड़े हुए किससे? इस ऑक्सीजन एटम के थ्रू जुड़े हुए हैं, इस ऑक्सीजन एटम के थ्रू जुड़े हुए हैं। दिस लिंकेज, ये जो लिंकेज बन रहा है, एक मोनोसैकेराइड दूसरा मोनोसैकेराइड, दोनों के दरमियान ये जो ऑक्सीजन की बिना पर लिंकेज बन रहा है, दैट लिंकेज विल बी नोन एज द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब जरा स्ट्रक्चर को समझते हैं। आप मेरी डेफिनेशन को समझ गए। कहा जा रहा है इन डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, इस तरह के कंपाउंड्स में मोनोसैकेराइड्स जो सिंगल शुगर यूनिट्स होते हैं, दे आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू द ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम्स की मदद से ये आपस में जुड़े होते हैं। यानी कि इसके अंदर एक कार्बन जो होता है ना, जो एनोमेरिक कार्बन आपके पास कहलाता है, वो एनोमेरिक कार्बन एक वक्त में दो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। अगर मैं बात करूं ना कॉर्नर्स की, इस शेप में जो कॉर्नर्स है वहां कार्बन है। बेसिकली मैंने कार्बन नहीं लिखे, मैंने बाकी सारी चीजें मेंशन की हैं। तो ये जो कॉर्नर है ये कार्बन है, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से भी जुड़ा हुआ है और ये कार्बन अच्छा बेटा, मैं माजूर चाहूंगा, थोड़ा सा एक गैप आ गया था बीच में हमारे पास वीडियो का। द थिंग इज कि हम बात कर रहे थे इस लिंकेज की, कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से भी जुड़ा हुआ है और इस ऑक्सीजन से भी। तो आपके पास जो एरोमेटिक कार्बन है जो ज्वाइन करेगा, बेसिकली वो एट अ टाइम दो डिफरेंट ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। ये डी ग्लूकोज है, इस वजह से यहाँ पर डी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अल्फा का लफ्ज इस्तेमाल यहाँ पे इस वजह से किया गया है क्योंकि ये अल्फा स्ट्रक्चर है, अल्फा फॉर्म है। ये जो सेकंड कार्बन है, मैं काउंटिंग लिख के आपको बताऊं, यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ कार्बन और ये आ गया आपके पास सिक्स्थ कार्बन। जो सेकंड कार्बन है उसकी पोजीशंस के हिसाब से हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। तो सेकंड पोजीशन, सेकंड कार्बन की जो पोजीशन है उसमें आप देख रहे हैं OH आपके पास यहाँ नीचे की तरफ है, H ऊपर है। अगर ये मैं पलट दूं, OH को ऊपर ले जाऊं और H को नीचे लेकर आ जाऊं, तो आप समझ जाइए कि अब आपके पास ये कहलाएगा बीटा डी ग्लूकोज। अगर सिर्फ इस पोजीशन को मैं पलट दूंगा तो ये कहलाएगा बीटा डी ग्लूकोज। बात मेरी आप समझ रहे हैं? तो बेसिकली कहानी ये है कि भैया ये जुड़े हुए हैं यहां से। अब ये आपके पास पूरे 6 कार्बन आ चुके हैं, ये ऑक्सीजन का एटम आपके पास आ चुका है। अब आप देख रहे हैं कि ये अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज और ये अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज आपस में जुड़े हुए हैं। यहां पर भी सीक्वेंस यही है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन एटम्स आपके पास है। अच्छा, ये एनोमेरिक कार्बन ये वाला था, तो इसमें भी एनोमेरिक कार्बन ये है कि आगे से आगे ये ऐसे जुड़ते जा सकते हैं, इस पॉइंट वे से जुड़ेंगे। यहां आप देख रहे हैं इस H के नीचे OH नहीं है, यहां इस H के नीचे OH है। अगर ये आगे जुड़ेगा तो इसके नीचे भी OH नहीं बचेगा। तो कहानी होती क्या है कि जब हम हाइड्रोलाइसिस में लेके जाएंगे ना इसको, तो ये हाइड्रोलाइसिस में जाने की बिना पर यहां पर ये चीज टूटेगी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टूटेगी, और जो वाटर आपने ऐड किया H2O, वो H और OH में टूटकर यहां जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद ये एक मोनोसैकेराइड सेपरेट हो जाएगा, ये मोनोसैकेराइड सेपरेट हो जाएगा। बात आप मेरी यहां तक समझ रहे हैं? तो ये बेसिकली बेटा स्ट्रक्चर है माल्टोज का, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे होती है। सही। अब जरा आगे चलते हैं, कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है हमारे पास जो होती हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स की, उनको भी देख लेते हैं जरा। अच्छा बेटा, अब हमारे पास देखिए बात नेक्स्ट क्या है, हमारे पास है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, हमारे लिए अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस। हालांकि है तो बेताज है, लेकिन हमने कुछ सॉर्टेड इंपॉर्टेंस अपने पास लिखी है।
हमने लिखा राइबोज एंड डिऑक्सी राइबोज, जिसका दूसरा नाम एल्डोपेंटोज है, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन मेटाबॉलिज्म्स। देखो ये दोनों चीजें जिनका हमने नाम लिखा है इस वक्त यहाँ पे, राइबोज और डिऑक्सी राइबोज, ये आपके पास पेंटोज होते हैं, एल्डोपेंटोज होते हैं बेसिकली नॉर्मली दोनों। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ह्यूमन मेटाबॉलिज्म्स के अंदर। आप जैसे दो चीजों को जानते हैं ना, आप एक चीज को जानते हैं डीएनए, तो वो होता है डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आप एक चीज को जानते होंगे आरएनए, तो वो होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो वहां पर भी आपके पास यही सब्सटेंस एल्डोपेंटोज पाया जा रहा होता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बेतहाशा है। ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लिवर हाइड्रोलाइसिस टू ग्लूकोज एंड प्रोवाइड नेसेसरी एनर्जी इन इमरजेंसी लाइक इलनेस और फास्टिंग। देखो ग्लाइकोजन आपकी बॉडी के अंदर लिवर में मौजूद है, सही है। अब ये अपने आप को हाइड्रोलाइज कर कर शुगर बनाता है, उस वक्त, हमेशा नहीं करता रहता, रोज नहीं करता रहता। ये ग्लाइकोजन अपने आप को हाइड्रोलाइज करता है और शुगर जनरेट करता है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन यू आर इल, जब आपकी तबीयत खराब है, जब आपको एक इमरजेंसी में एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा एनर्जी दरकार है, तो उस वक्त ग्लाइकोजन अपने आप को हाइड्रोलाइज करता है और ग्लूकोज जनरेट कर लेता है अपने पास। बात समझ में? या आप फास्टिंग करें, से रमजान मुबारक आने वाला है इंशाल्लाह अजीज, तो रोजों के अंदर आपके पास ये मामला होगा सारा। आगे बात करें, सेलुलस इज इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स। अब सेलुलस की बात की जा रही है, मेडिकल वाले तो बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर को एंजॉय कर रहे होंगे, इंजीनियरिंग वाले भी थोड़ा समझेंगे तो बड़ा मजा आएगा। That cellulose is important for animals and is not digested by humans। देखो इंसान की बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला ने रखी है, लेकिन हर मखलूक को अल्लाह ताला ने थोड़ा सा डिफरेंट पैदा किया है। बहुत सारी चीजें जो है वो डिफरेंट रखी हैं दूसरों से। जानवरों के जिस्म के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सेलुलस को डाइजेस्ट कर जाते हैं, लेकिन वो एंजाइम्स जो जानवरों के जिस्म में होते हैं जो कि सेलुलस को डाइजेस्ट करते हैं, वो ह्यूमन बॉडी में नहीं पाए जाते। इसीलिए बताया जा रहा है, एज द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर इट्स डाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। इंसानों के जिस्म में वो डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स नहीं होते जो सेलुलस को डाइजेस्ट कर सके। बात समझ रहे हैं? तो ये जानवरों के लिए बेतहाशा बहुत ही बेहतरीन चीज है। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ओवरऑल एक बात की जा रही है, दे फर्निश 60 to 80% ऑफ द टोटल इनटेक। ओवरऑल जो इनटेक होता है ये उसका 60 to 80% जो है वो रहता है कार्बोहाइड्रेट्स का, and are therefore cheap and an efficient source of energy for animals। जानवरों के लिए मेजरली बात की जाए तो आप ये देखते हैं कि 60 to 80% कार्बोहाइड्रेट्स, हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स का एक रेशो बहुत ज्यादा होता है जो नॉर्मली हमारी डाइट का होता है। हमने देखा था 52 से 60% हमारे पास, ऑलमोस्ट 50 to 58% हम रखते हैं अपने पास डाइट के अंदर इसका रेशो। कहानी बताई जा रही है कि दे फर्निश अप टू 60 to 80%, ओवरऑल 60 to 80% आपकी डाइट का होता है, जानवरों के अंदर खासतौर पर मैं बात कर रहा हूं। तो उसकी वजह से होता क्या है, एक बहुत ही सस्ता, बहुत इजीली मिल जाने वाला और एक एफिशिएंट सोर्स, एक बेहतरीन सोर्स है। बात यहां तक मेरे ख्याल में आपको बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की क्लियर हो गई होगी। मैं छोटी सी एक बात चाह रहा हूं कि अभी हमने देखा था अपने पास एक स्ट्रक्चर था जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज था, तो मैं उस स्ट्रक्चर को जरा दोबारा से बना रहा हूं। उसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं और क्लियर करना चाह रहा हूं आपको, ताकि आपको वो बात समझ में आ जाए कि उसकी जो रोटेशन है वो रोटेशन कैसे होगी और रोटेशन का क्या मामला है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? उसकी रोटेशन का मामला क्या है और वो रोटेशन कैसे होगी, यानी कि अल्फा कैसे हो जाएगा और बीटा कैसे हो जाएगा। बात समझ रहे? तो उस चीज के मैं बात करना चाह रहा हूं आपके साथ, तो जरा फोकस रखिएगा इस बात पे। कुछ ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, सही है। अब इस स्ट्रक्चर में हर मुकाम पर इस तरह से मैं लाइंस बना रहा हूं सारे कॉर्नर्स पे, सही। ये ऑक्सीजन एक हमारे पास अटैच है, इस ऑक्सीजन को देखते हुए हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा देखिए भाई, कार्बन को यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, एरोमेटिक कार्बन था यहाँ पे हमारे पास कार्बन को यहां से स्टार्ट करते हुए हम देखते हैं कि सबसे पहले आया H, फिर OH। देखो H और OH लगे होते हैं ना, आपको याद होगा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर H और OH लगे हुए थे हर जगह। तो अब आपके पास अपोजिटली जो आगे बढ़ते जाएंगे उनके अंदर किस तरह से मामला है, H और फिर OH आएगा, फिर उसके बाद OH आएगा और फिर H आएगा, और फिर उसके बाद आपके पास H और OH आएगा, फिर उसके बाद ये H और यहाँ पे CH2OH आपके पास इस तरह से कुछ अटैच हो जाएगा। अब ये जो सिचुएशन है,
इसे कहा जा रहा है अल्फा डी ग्लूकोज। इसे अल्फा डी ग्लूकोज कहने की वजह क्या है? ये पायरेनोस है आपका एक ग्लूकोज का बेसिकली, सही। तो इस पायरेनोस को अल्फा डी ग्लूकोज यानी कि जो रिंग स्ट्रक्चर है, इसे पायरेनोस को अल्फा डी ग्लूकोज कहने की वजह, या इसे मैं आसान अल्फाज में कहूं तो आप इसे अल्फा फॉर्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप इसे? अल्फा फॉर्म कह सकते हैं। वजह क्या है? देखिए, देखो अल्फा और बीटा के अंदर हमने इस तरह से लगाया था मामला कि आपके पास ये जो OH है ना भैया, पहले कार्बन का, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, इसके अंदर सीक्वेंस देखनी है। ये इस सीक्वेंस को देखना है। अगर OH नीचे है तो ये कहलाएगा बेटा आपका, यानी कि OH नीचे, इसका मतलब H ऊपर है। आपने देखा था अभी तो OH था ही नहीं उस स्ट्रक्चर में, जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज थी उसके अंदर तो ये नीचे जा रहा था, लेकिन H लिखा हुआ था। तो अगर H ऊपर है, OH नीचे है, तो ये अल्फा फॉर्म है। और अगर इसी को मैं पलटकर ऐसे बना दूं कि अगर मिसाल के तौर पर OH ऊपर चला जाता और H नीचे आ जाता, तो फिर ये कौन सी फॉर्म थी? ये थी बेटा बीटा फॉर्म। कौन सी फॉर्म थी ये? बीटा फॉर्म कहलाती है। इसे आसान अल्फाज में हम नाम देते हैं अपने पास पायरेनोस का। पायरेनोस बेसिकली एक रिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो दीज आर द रिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द ग्लूकोज। हमने ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स को अल्हम्दुलिल्लाह इस टॉपिक के अंदर कंप्लीट कर लिया है। होप सो आपको सारी बात समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।